दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने के साथ उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण की भी शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए कितने समय के भीतर। तो उत्तर है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य ही 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा और अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का अधिकार होगा या हकदार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वो मिलकर बनता है किससे। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वो संसद तथा राज्य और संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है और इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कौन शामिल होते हैं, आपको बताना है। देखिए, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में सही कथन क्या है।
तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 103 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में सही कथन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने अथवा अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे, तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 70 में दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों देखिए, ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, किसके द्वारा, तो ये 70वें विधानसभा संशोधन द्वारा, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है और 70वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में कौन रहता है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों निर्वाचित पर मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य दोस्तों ये शामिल नहीं होते हैं। और आप जानते भी हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभाओं के ही निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के नहीं। विधान परिषद जो है जिन राज्यों में जो राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषदें होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें विधान परिषदों के सदस्य कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो दोस्तों सूची पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है, तो 6 महीने तक, और ये सीमा मैक्सिमम 6 महीने रखी गई है, उसके अंदर ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है, तो उत्तर है 6 माह तक। आप जान लीजिए कि दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है आप देख लीजिए 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। और आप जान लीजिए दोस्तों संविधान की दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान है और इसमें भाग क के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के वेतन भत्तों का उपबंध है। और दोस्तों जनवरी 2020 तक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो अद्यतन वेतनमान हैं उसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह जो है ये 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 2,50,000,
भारत के कैबिनेट सचिव का 2,50,000 रुपये और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अध्यादेश के बारे में जो सही कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का है और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान होती हैं और संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, अध्यादेश जारी करने के लिए ये समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि संसद के विश्रांति काल में जब दोनों सदन जो है कार्यकाल में नहीं होते हैं, राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों, इस अधिनियम का वही बल होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, अधिनियम का होता है। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उनके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर रखा जाता है और संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक अध्यादेश प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये है 1, 2, 3 आर्टिकल 123। दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है और अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हो, किसी समय यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश को तब लागू करते हैं कब। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों को। आप जान लीजिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। और उल्लेखनीय है कि संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और आप जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है किसकी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित राज्यपाल और राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर दे सकता है किसे। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र किसको संबोधित करना चाहिए। तो आप जान लीजिए, उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। और आप जान लीजिए दोस्तों,
हाँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करना होता है। और अनुच्छेद 124(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करने के लिए जो है राष्ट्रपति को सूचना देगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो किसे संबोधित कर त्यागपत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, क्यों? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे ये देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। और यदि संसद सदस्य होता है तो उसकी जो रुझान है, झुकाव है, वो किसी दल के प्रति हो सकता है। उसकी निष्पक्षता जो है निष्पक्ष नहीं रह सकता। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसमें संसद सदस्य बनने की सभी योग्यता होती है, फिर भी वो संसद का सदस्य नहीं होता है। उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। और राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। इस तरह वह कार्यपालिका के साथ विधायिका का भी एक अंग होता है। और यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाता तो कानून निर्माण में उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जाता। और जिस दिन या जिस सदन का सदस्य होगा या किसी पार्टी का सदस्य होगा उसके प्रति वो पक्षपात कर सकता है। इसलिए निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा गया है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जाता है क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 देखिए आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन होता है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में लगाया जाता है, यानी राज्य में लगाया जाता है, केंद्र में नहीं। और संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंध हैं। और दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है। तो ये है अनुच्छेद 78(2). याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने की तिथि से 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा यदि संसद इस बीच उसे अनुमोदित नहीं कर देती है तो। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। दोस्तों ये निर्विरोध या सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल जो है 1977 से 1982 था। इसके पहले 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी के मुकाबले चुनाव हार गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है?
तो उत्तर है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। यहाँ पे कई साथी जो है निर्वाचन आयोग को लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की शक्ति संसद को दी गई है और संसद राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटा सकती है। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये निलंबित निषेधाधिकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने दिन तक हो सकती है? तो उत्तर है दोस्तों ये अवधि 7.5 माह तक हो सकती है। कैसे? तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह या 1.5 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए और संसद के अनुमोदन के बाद अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 1.5 माह यानी 7.5 मंथ की हो सकती है, यानी अधिकतम 7.5 माह तक। अगला प्रश्न है निम्नांकित अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में है। पहला ये है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा और सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ये भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को संसद के संबंध में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। आप जान लीजिए दोस्तों राज्यसभा का विघटन होता नहीं है, ये एक अस्थायी सदन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संबंध में। देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के संबंधित सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होता है। साथ ही दूसरे सदन द्वारा भी दोस्तों आरोप की जांच के बाद अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से आरोप के साबित होने का संकल्प पारित किया जाना जरूरी है और दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। और आप जान लीजिए एक ही आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का, वो ये है संविधान का अतिक्रमण। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या? तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? तो देखिए लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ अर्हता क्या है? तो ये है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो ये थे वी गिरी। दोस्तों वाराह वेंकट गिरी जो है
ये द्वितीय वरीयता के मतों से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और आप जान लीजिए कि 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। इस निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना के पश्चात वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की और राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जे.एफ. कैनेडी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अक्टूबर 1962 में जो सोवियत संघ था उसके द्वारा क्यूबा में अमेरिका को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थीं और इसके कारण दोनों देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए थे। इस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, 1962 का है। और ये संकट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट और सोवियत प्रमुख निकिता ख्रुश्चेव के आपसी समझौते के बाद समाप्त हो सका था। राष्ट्रपति के बाद आइए उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के सदस्यों का जो है इसमें योगदान नहीं होता है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। ये उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये है भारत का उपराष्ट्रपति। आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और आप जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकता है कौन? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों। आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 67 यानी 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इसके लिए संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है और जिससे लोकसभा सहमत हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी विशेष आधार या महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा द्वारा अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमति प्रदान कर दे उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन इससे पहले वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। किसे वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा करके अपना पद त्याग कर सकेगा। कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में जब वो उपराष्ट्रपति काम करता है तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है।
और अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ये निर्वाचन गुप्त होता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी.एस. शेखावत और फखरुद्दीन अली अहमद में कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अब आइए उपराष्ट्रपति के बाद महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? तो ये है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों महान्यायवादी के पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 में ये उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था के बारे में सही क्या है? तो ये पद ब्रिटिश शासन की देन है। आप जान लीजिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको CAG कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं और उसके पद से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से ही, यानी कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो पहले होता है और CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कार्यालय में प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में सभी वेतन भत्ते और पेंशन ये भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो पाल H. एपिलबी ने। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि महान्यायवादी अपना पद धारण करता है कब तक? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और आप जान लीजिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम संसद, राज्यसभा, लोकसभा और उसकी समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।